आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वेपराइजेशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हिंदी में से कहेंगे द्रव का वाष्प दाब और वाष्पन। थोड़ा समझिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस विलयन का। बिना इसे समझे हम आगे की ओर नहीं पढ़ा सकते, ना आप आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं। अच्छा चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि भाई वाष्पन क्या होता है। आप कक्षा 9 में वाष्पन की परिभाषा जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप गलत भी जानते हो, ये भी मुझे जानकारी है। मैं आपको जानकारी सही देने का प्रयास करूंगा। समझिए, आप ये समझिए, कॉमन सी चीज आपको बात कर रहे हैं कि भाई जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का, पानी का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन नदियों के पानी, तालाबों के पानी, नहरों के पानी, इनका वाष्पन कैसे हो जाता है, इनका जो वेपराइजेशन, इनका जो वाष्पन कैसे हो पाता है, जबकि नदियों के पानी, नहरों के पानी, तालाबों के पानी में इतना तापमान तो रहता नहीं है। भाई अगर इतना तापमान रहेगा, जो आप बैठ की वीडियो देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, क्या हम पढ़ा पाएंगे? क्या आप बैठ पाएंगे? अगर जब यहाँ का टेम्परेचर 50 अगर पहुँचता, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। 50 के अगर ऊपर गया तो बेआसा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इतने में आप लोगों को फ्रिज, कूलर, जितने भी उपकरण हैं आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। तो मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई तालाबों के पानी, नहरों के पानी, नदियों के पानी का क्यों वाष्पन हो जाता है, जबकि वहाँ का तापमान 100 रहता नहीं है। और आपको ये भी जानकारी है कि जो वाटर है, जो जल है, जो पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 पर होता है। समझिए होता क्या है, समझिए। हम एक बीकर ले रहे हैं, इस बीकर में हम जल ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। अब होता क्या है ये समझिए आप। इसमें पार्टिकल, भाई जल का पार्टिकल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। सरफेस पार्टिकल तो अनंत पार्टिकल होंगे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग जगह अलग अलग होगी। भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, कुछ और होगी। भाई आप इस कंटेनर में, इस बीकर में जल लिए हैं, और जल आपके पार्टिकल उसमें रहबे करेंगे। अब यहाँ कर हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, तो इस पार्टिकल पर ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और इधर से भी लग रहा है। इस पार्टिकल पर चारों दिशाओं में फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब नेट फोर्स इसका 0। तो ये ढेर जो है मोशन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकल की बात करते हैं, तो इस पर फोर्स नीचे से लग रहा है, यहाँ 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 से लग रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर जल ही नहीं रहा है। इस पार्टिकल पर ऊपर से फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? नीचे से लग रहा है, आधा फोर्स लग रहा है। यह पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहेगा। ये पार्टिकल साम्यावस्था में रह सकता है, क्योंकि ऊपर से फोर्स, नीचे से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, ये साम्यावस्था में रहने का प्रयास करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो कम होगी, क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। भाई आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, आप जानते हैं, ½ mv²। अगर v का मान कम तो ke का मान कम, v का मान ज्यादा तो ke का मान ज्यादा। समझिए आप, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये समझिए। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नहरों के पानी, तालाबों के पानी, झरनों के पानी का वाष्पन कैसे होता है। आपको ये भी जानकारी पता है कि जो जल का वाष्प दाब, जो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वाष्पन होता है, उबलता है। लेकिन यहाँ पर नदियों का पानी तो जो आपके, जो जिस समय आप हैं उसी पर बॉइलिंग हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, उसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक कंटेनर में जल ले लिए हैं। अब यहाँ भी पार्टिकल होगा, ऊपर भी पार्टिकल होगा। यहाँ वो पार्टिकल पर हर दिशाओं से फोर्स लग रहा है, ऊपर से, नीचे से, क्योंकि हर जगह लिक्विड है, हर जगह से फोर्स लग रहा है। अगर हम बात करें नेट फोर्स, इसका आपका क्या मान लें? 0 मान लेते हैं, तो ये साम्यावस्था में पड़ा रहेगा।
लेकिन जो सरफेस पर पार्टिकल है उस पर तो फोर्स नीचे से लग रहा है लेकिन ऊपर से नहीं लग रहा है। इसलिए होता क्या है कि सरफेस के पार्टिकल के पास वेलोसिटी ज्यादा होती है या अनबैलेंस फोर्स होते हैं। इस पर अनबैलेंस फोर्स लगते हैं, इस पर बैलेंस फोर्स लगते हैं। अब अनबैलेंस फोर्स होने का यह पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसके भी पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। इसके भी कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। मतलब सरफेस के पार्टिकल उड़कर कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है इसलिए ऊपर पहुंच जाएंगे। जब लिक्विड के पार्टिकल वाष्प के रूप में बन जाते हैं, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। भाई ये लिक्विड के पार्टिकल थे, वो ऊपर उठ करके यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ये वाष्प पार्टिकल बन गए, वाष्प के कण बन गए, तो इसका वाष्पन हो गया। कम ही तापमान है लेकिन फिर भी इसका वेपराइजेशन हो गया और वाष्पन हो गया इसका। अगर हम बात करें इस पर ग्राफ बात करें, टाइम और वेपराइजेशन, वाष्पन की बात करें, एक बात और आप समझ लेना कि जो वाष्पन होता है वह सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है, यह सतह प्रक्रम है। वाष्पन एक सतह प्रक्रम है। ये सरफेस के पार्टिकल ऊपर उड़ के जाएंगे, ऐसा मन में ख्याल मत डालना कि सर यहाँ के पार्टिकल उड़ के चले गए ऊपर, क्या नहीं। पार्टिकल जो भी ऊपर जाएंगे वो सरफेस के पार्टिकल ऊपर जाएंगे, इसके नीचे के पार्टिकल नहीं जाएंगे। अगर ये चला जाएगा तो इसके नीचे का सतह जाएगा, लेकिन जाएगा सरफेस के पार्टिकल। इसीलिए कहते हैं कि वाष्पन एक सतह प्रक्रम है, एक सरफेस फिनोमिना, वेपराइजेशन। अगर इसका हम ग्राफ बताएं, वेपराइजेशन और टाइम के बीच ग्राफ देखें तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, और भी जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट बनता है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, यह सतह प्रक्रम है। हम और एग्जांपल लें कि भाई अगर हम एक हम जो है गिलास यहाँ ले लें, एक हम यहाँ पर ग्लास ले लें, एक कटोरा ले लेते हैं, और एक हम जो है प्लेट ले रहे हैं, और इन सभी में 100 ml और यहाँ पर 100 ml जल ले रहे हैं। तो आप देखोगे कि इसका सरफेस ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा, वेपराइजेशन ज्यादा, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है ना, ये सरफेस प्रक्रम है। इसका सरफेस ज्यादा है तो इसका वाष्पन ज्यादा होगा, इसका सरफेस कम है ये कम होगा, इसका और कम है या और कम होगा, ग्लास का और कम है और कम होगा। कुल मिलाकर के इसका वाष्पन ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा। इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो ये वेपराइजेशन होता है बिल्कुल प्योर सरफेस फिनोमिना होता है, और वेपराइजेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्राफ बनता है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है। अच्छा, अब इसी आपको हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर पार्टिकल उड़ के चले आएंगे, यहाँ पार्टिकल उड़ के चले आए नीचे ऊपर जल के। अब इस जल के जो पार्टिकल ऊपर उठ के चले आए हैं, ये पार्टिकल, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो नीचे आने का प्रयास करेंगे और नीचे आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। जो वाष्प के पार्टिकल हैं वो जल में जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में हो जाएंगे। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ध्यान देना, कंडेंसेशन, संघनन। जब वाष्प के पार्टिकल पुनः लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, द्रव फॉर्म में बदल जाते हैं, तो इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो समझिए इस बात को लेकर, तो समझ लेंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि जितने पार्टिकल ऊपर गए सब के सब उड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होता है। पार्टिकल ऊपर गए, फिर पार्टिकल रैंडम मोशन करते रहते हैं ना, अनियमित करते रहते हैं। रैंडम मोशन होने के कारण कुछ पार्टिकल इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ ऊपर गए, कुछ नीचे गए। तो जब नीचे आए तो नीचे
अगर नीचे आ गए तो वो लिक्विड के फॉर्म बदल जाएंगे। तो जो वाष्प के कण हैं अगर दोबारा से लिक्विड के फॉर्म बदल जा रहे हैं तो इस फिनोमिना क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अच्छा, और कंडेंसेशन क्या होता है वो भी ग्राफ देख लो, कंडेंसेशन का भी ग्राफ देख लो। ये आपका टाइम ले लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं कंडेंसेशन ले लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे ग्राफ बनता है, बिल्कुल मूल बिंदु से निकल के जाता है और टाइम बढ़ने पर कंडेंसेशन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। समझो क्यों, समझो क्यों। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ये था कि पार्टिकल का वेपराइजेशन बहुत स्लोली हुआ, धीमी गति से हुआ। जब पार्टिकल का वेपराइजेशन बहुत कम हुआ तो कंडेंसेशन भी क्या होगा? कम ही कम होगा ना। तो समझिएगा, हम बहुत बड़ी चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप समझ लेंगे तो आगे चल के भी बहुत सारे नियम हैं वो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। और ये वीडियो मेरा दो इस हेडिंग का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा आपका। मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, दोनों वीडियो देखेंगे तब आप संतुष्ट हो जाएंगे। अभी आप देखते रहिए पूरा। भाई वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पर पार्टिकल उठ के ऊपर गए बहुत स्लोली से, 0 टाइम में कुछ नहीं हुआ। टाइम बढ़ा तो कुछ वाष्पन हुआ। अब जब पार्टिकल कुछ का वाष्पन हुआ तो उसमें से 100 पार्टिकल ऊपर गए, उसमें 10 पार्टिकल नीचे आएंगे। जरूर नहीं कि 100 के 100 नीचे आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर 100 पार्टिकल ऊपर उठ, हम एक आपको अनुमान बता रहे हैं, 100 पार्टिकल ऊपर गए हैं तो 10 ही आएंगे नीचे, या उससे कम ही आ जाए या ज़्यादा भी आ जाए। लेकिन एक हो कि पूरा पार्टिकल आ जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ पार्टिकल नीचे आएंगे तो आराम से होगा। ये तो कॉन्सेंट्रेट से है, लेकिन कंडेंसेशन बहुत कम होगा। फिर टाइम बढ़ा, जब टाइम बढ़ा तो वाष्पन और हुआ, चूंकि सरफेस पे होना है, और हुआ, और टाइम बढ़ा, और वाष्प के पार्टिकल आए, और हुआ, फिर और हुआ। एक समय ऐसा आएगा आपका एकदम बिल्कुल ग्राफ लीनियर बन जाएगा आपका ऐसे। अगर इन दोनों ग्राफ को हम मिला दें, इन दोनों ग्राफ को हम मिला दें, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर इन दोनों ग्राफ को हम मिला दें, ये आपका ये टाइम अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ बनाइए। ये टाइम समझिए, इन दोनों ग्राफ को हम कंबाइन कर रहे हैं। ये ग्राफ किसका है? कंडेंसेशन का है, कंडेंसेशन का है। ये ग्राफ वेपराइजेशन का है। दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो समझिए इस बात को लेकर के हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, शुरू में वेपराइजेशन जो हुआ कॉन्सेंट्रेट चल रहा है वो चलने दीजिए, कंडेंसेशन बहुत धीरे धीरे होता है। अब एक समय ऐसा आता है कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप 200 ml जल लिए हैं, आप एक दिन बाद आके देखेंगे, अगर इस कहीं बीकर में रख के आप रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, आप एक दिन देखेंगे 190 बचेगा, दूसरे दिन आइए 180, तीसरे दिन आइए 170, चौथे दिन आइए 150, मान लो 150। अब आप 5वें दिन आएंगे या 6वें दिन आएंगे तो 150 ही पाएंगे। उस समय कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों कांस्टेंट हो चुके होंगे, इसीलिए आप 150 के नीचे नहीं पाएंगे। तो यही हाल है आपका। भाई ये ग्राफ जा रहा था स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट जा रहा था, ये आके जो है ऐसे मिला, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। अब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों कांस्टेंट हो गए। तो समझिए, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन
वाष्पन और संघनन जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों साम्यावस्था में आ जाए, तो उस समय का जो लिक्विड पर प्रेशर होगा, तो समझिए उस समय जो ये जो वाष्प का पार्टिकल है, ये जो वाष्प के पार्टिकल हैं, इस लिक्विड पर जो प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। उस प्रेशर को बोलते हैं वाष्प दाब। हम देखते हैं कि बच्चे जो 9 से आते हैं, कक्षा 11 12 में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं रहता है, वो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि ऐसा वाष्प दाब जो लिक्विड पर लगाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। थोड़ा सा बच्चे गलत बताने का प्रयास करते हैं। वाष्प दाब क्या होता है कि जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों साम्यावस्था में आ जाए, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस समय जो लिक्विड पर प्रेशर लगता है उसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात और भी जान लीजिए, इसी समय लिक्विड भी कांस्टेंट रहती है। भाई आपसे कहें ना कि भाई 200 ml आपने लिया, 150 पर आकर रुक गया, 150 ml पर रुक गया, तो लिक्विड भी तो कांस्टेंट हो गया ना, लिक्विड भी कांस्टेंट हो गया, वेपराइजेशन कंडेंसेशन भी कांस्टेंट हो गया। उस समय का जो प्रेशर होता है, उस समय जो पार्टिकल जो इस लिक्विड पर प्रेशर लगाता है, जो दाब लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। बहुत बड़ी चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप समझ लेंगे तो आगे आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसलिए हम आपको जो समझा रहे हैं आप समझने का प्रयास करिएगा। भाई कंडेंसेशन ये आपका सरफेस फिनोमिना नहीं है, लेकिन वेपराइजेशन सरफेस फिनोमिना है, सतह प्रक्रम है। कंडेंसेशन आराम से बढ़ता है, लेकिन जो वेपराइजेशन है, जो वाष्पन है, वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, क्योंकि बिल्कुल सरफेस बढ़ता है। वो इसका सरफेस हटा, इस सरफेस पर आ गया, इसका हटा, इस पर आ गया। लेकिन कंडेंसेशन ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। अब कंडेंसेशन और वेपराइजेशन जब दोनों इक्विलिब्रियम में, आप इक्विलिब्रियम कक्षा 11 हमने पढ़ाया था कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, अगर ये फॉरवर्ड है, ये आपका बैकवर्ड है, जब ये आपका कम होगा तो ये बढ़ेगा, फॉरवर्ड कम होगा तो बैकवर्ड बढ़ेगा। दोनों जब इक्विलिब्रियम में आ जाएं, दोनों साम्यावस्था में आ जाएं, इसे बोलते हैं साम्यावस्था, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उस समय जो इस लिक्विड पर जो प्रेशर लगाएगा, जो दाब लगाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, वेपर प्रेशर हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगले वाला वीडियो हम आपको बता रहे हैं, ये तो मैं बेसिक जानकारी बताया, शुरुआत बताया, क्योंकि आपको थोड़ा सा भूमिका की आवश्यकता पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। इसलिए इसके बाद आप अगला वाला वीडियो देखिएगा, तो जो आपकी किताब में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। हालांकि इसी में है, आपकी किताब में दिया गया NCERT प्रश्न 42 पर दे रखा है, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है, हम अगले वाला वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम और चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।